चलिए भाई, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका फेजर अलजेब्रा। और बड़ा ही बेहतरीन वो है। और ये बेसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसी से आप फेजर की जोड़ घटा गुना भाग ये सारी चीज़ें सीखते हो। दो अल्टरनेटर की या तीन चार की हमें आपको मान लो एडिशन करनी है, वोल्टेज एसी के केस में बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसमें तकरीबन 25 क्वेश्चंस हैं और फेजर अलजेब्रा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हो तो लगभग 70-80 के आसपास बुक्स में हैं। लेकिन इनको भी कर लोगे तो आप एक भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है और इससे बाहर क्वेश्चंस में कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज और जो कन्फ्यूज़न होंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। कॉन्सेप्ट आपके नए नए देखोगे आज, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए, जो बच्चे देख रहे हैं सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। इसने बोला कि फेजर आर रिप्रेजेंट ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो आयताकार निर्देशांक होते हैं पर कैसे दर्शाया जाता है। तो आयताकार क्यों हो भाई? निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास? ये रहता है। आयताकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कोई भी वो है, मान लो ये पॉइंट है, इसको एक इसमें वर्टिकल रहता है, एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक वर्टिकल एक्सिस रहता है। मान लो यहाँ पे कोई ये है आपके पास, तो ये आयत ही तो बन गया बेसिकली इसका। तो इसकी दो डायमेंशन है, एक ये, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास एक्टिव पार्ट होता है, ये आपके पास ये आपके पास रियल पार्ट रहता है। क्या बोलते हैं? रियल। और ये इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। ठीक है, तो इसने पूछा है कि निर्देशांक कैसे दर्शाया जाता है। तो रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं भाई, इस वाले एक्सिस पे रियल पार्ट को दर्शाते हैं और इस वाले को वाई एक्सिस पर इमेजिनरी को दर्शाते हैं। आई बात समझ में? तो बेसिकली रियल और इमेजिनरी के बीच में जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। आयताकार या रेक्टेंगुलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयत की फॉर्म में ही रहता है भाई। ये हो सकता है आगे भी हो, तब भी वो वही रहेगा आपके पास। क्लियर है? तो ऑप्शन हो गया आपके पास, रियल पार्ट को ऑन एक्स एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आपके पास अगले क्वेश्चन पे। इसका जवाब दीजिए भाई। ठीक है, जिसने फेजर अलजेब्रा के लेक्चर देखे होंगे वो इनको इजीली कर पा रहा होगा। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए आपके पास एप्लीकेशंस पर लेक्चर सीरीज का कोर्स अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें पूछा द ऑपरेटर जे इन अ फेजर नोटेशन रिप्रेजेंट। फेजर संकेतन में ऑपरेटर जे क्या दर्शाता है? तो भाई हमें पता है कि जब भी हम ये फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम जे से इंटू करते हैं तो 90 डिग्री इधर हो जाता है। फिर यहाँ पे और जे से इंटू किया तो जे स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे जे की पावर 3 आ गया। फिर यहाँ पे जे की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो एक जे को इंटू करने से आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री ये काउंटर क्लॉकवाइज या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। तो रोटेशन बाय 90 काउंटर क्लॉकवाइज जब भी आप जे उससे दिखाते हो। तो इस चीज को आपको पता है कि इसको मैं कैसे लिखता हूं, ए प्लस के जे बी, ये दिखाता हूं ना। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट ए रहता है आपके पास, रियल पार्ट, और इस वाले को क्या दिखाते हो आप, बी दिखाते हो। कोई भी एक्सेस हो तो ये तो ऐसे ही तो दिखाते हो आप। मान लो आपके पास ये कोई वो है आपके पास, तो इसको ए दिखाते हो, इसको क्या दिखाते हो, बी। ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, इसी से दिखाते हो आप। तो ये जब भी जे की इसमें करोगे तो ये हो जाता है। और मैं बता दूं जे स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1। ठीक है, काफी बुक्स में मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ बच्चे दूसरी ब्रांच के हैं तो मैं बता दूं वहां पर क्या होगा आपके पास, ए प्लस के आई भी पढ़ा होगा आपने, है ना। आई हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आई को हम करंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पर जे लेते हैं भाई। ठीक है, कहाँ चले गए यार सारे के सारे? चलिए भाई, अच्छा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना, पूछ लेना। चलो देखो भाई, अब इसने बोला है कि क्या बोला है भाई इसने, देखो
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ V tan एंगल 30। तो इसने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोला है कि क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ रखा, देखो यहीं पे पढ़ रखा आपने ये चीजें, यहाँ पे अभी तो पढ़ी थी। मान लो मेरे पास कोई फेजर है, ये A हो गया और ये J B हो गया, ठीक है, ये B हो गया आपके पास ना, है ना, B हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मान लो V निकालते हैं, तो V इक्वल टू क्या आता है, A² प्लस के B² का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। और फेज एंगल अगर हम निकालते हैं यहाँ से, फाई इक्वल टू आता है आपके पास tan इनवर्स, ये तो पता है tan थीटा B अपॉन के A, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ओके, इन चीजों से दो चीज निकालते हैं, यानी कि यहाँ से हम एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं यहाँ से देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, यहाँ से ना, अगर भूल जाओ ना, ये बेसिक सी ट्रिक अपना लिया करो, हाई स्कूल में करते आए हो आप, आधार बटे कर्ण, तो A अपॉन के V, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या हो गया, V cos थीटा, यानी कि A की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ठीक है। और यहाँ से B की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इक्वल टू, अगर मेरे को B की निकालनी है तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, लंब बटे आधार B अपॉन के, सॉरी कर्ण V, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, V साइन थीटा। अगर मैं इनकी वैल्यू किस में पुट कर दूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो कि होते हैं आपके पास क्या, V इक्वल टू ये क्या होता, A प्लस के JB, तो यहाँ से आ जाएगा V cos थीटा और प्लस के JV साइन थीटा। यहाँ से V cos थीटा प्लस के ये हो गया आपके पास J साइन थीटा। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपके पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म में, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसको बोल देते हो। तो मैथमेटिक इनकी वैल्यू पुट कर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है मेरे पास, ये V है, V की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 10 दे रखी है मैग्नीट्यूड की, और ये एंगल की। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये रही 10 और थीटा कोस थीटा प्लस के J साइन थीटा, ठीक है। तो यही आपके पास राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। ये तो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन कैसे आया, तो इसको जब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो निकालते हैं करते हैं। और बाकी इसको आप किस में बदल सकते हो, ये है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बदलूं तो ये है, लेकिन इसकी वैल्यू जब खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहीं से आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, क्योंकि A की वैल्यू ये है आपके पास। A की वैल्यू कहाँ से निकाल लोगे आप, यहाँ से V cos थीटा से, B की वैल्यू कहाँ निकालो, V sin थीटा से, वैल्यू इसमें पुट करो A प्लस इसमें, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाती है भाई। आई बात समझ में। वैसे मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से बता रखा है, तो चीजें समझ में आ भी जाएंगी आपको। चलिए अच्छा लेकिन ये इसके ये क्वेश्चंस भी देख लेना आप, ये इनफ रहेंगे आपके लिए, ठीक है, इससे ज्यादा के बाहर के आते भी। कन्वर्ट द रेक्टेंगुलर फेजर, तो ये रेक्टेंगुलर फेजर है और इसको किस में बदलना, पोलर फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया था A² प्लस B², तो यहाँ पे ये A प्लस के JB है, तो इसकी जगह क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की जगह x² प्लस के Y², मैग्नीट्यूड इससे निकालते हो। और एंगल आपको पता है, एंगल किससे निकालते हैं भाई हम, tan थीटा इक्वल टू Y अपॉन के X हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और थीटा या फाई इक्वल टू tan इनवर्स के Y अपॉन के X हो जाएगा। अभी बताया क्यों और कैसे, पीछे उसमें ग्राफ में, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली इसका भी ऑप्शन A होगा। कोई दिक्कत भाई यहां तक, जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना, ठीक है। चलिए, और भाई मैं पहले बता दूं, इन सब का सॉल्यूशन के साथ है बुक में, सारे क्वेश्चंस हमारी बुक में है। ये ऐसा नहीं कि मैंने कहीं और से ले रखे हैं, हमारी बुक के ही क्वेश्चंस है, और इनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, सेम उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि क्या है भाई, लेक्चर में हमें पता है कि ये क्वेश्चन को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो जिसको फास्ट फॉरवर्डिंग उसमें पढ़ना है कि यहाँ क्वेश्चन करे और सोल्यूशन करे आगे बढ़े, क्वेश्चन करे सोल्यूशन करे आगे बढ़े। और बुक का तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बुक के तो सारे क्वेश्चन करके देख लो, बुक तो पढ़नी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। 3 चीज़ों से सिलेक्शन निकलता है, ठीक है। पहला लेक्चर देखो, ठीक है, फिर प्लस प्रैक्टिस और फिर रिवीजन, ठीक है। एक चीज और ऐड कर दो, टेस्ट, लेक्चर प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, इन 4 फंडे को अपना लो आप किसी भी एग्जाम में। लेक्चर का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट से, कि कॉन्सेप्ट समझने आपको, क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है।
फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस किससे, बुक से करोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट लगा के देखो कितने मार्क्स आ रहे, फिर जो कमी है उस कमी को कैसे दूर करोगे, रिवीजन करके। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप कोई भी एग्जाम, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ में जा रहे हैं हम कि हाँ आपका इतने दिन में एग्जाम निकल जाएगा इतने उसमें, ये चीज़ आप कंटिन्यूस 6 महीने कर लो, ठीक है, 6 महीने कर लो, और जितना सिलेबस रहता है उसके हिसाब से पढ़ लो, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन करनी पड़ेगी ढंग से, और बुक को एक बार नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, एमसीक्यू बुक एक बार नहीं पढ़नी है, आपको 2 बार पढ़नी है, क्योंकि जब आप दूसरी बार पढ़ते हो ना आपके बहुत सारे फंडे और डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस को करके देखो, ठीक है, खुद से। चलिए अच्छा, एडिशन, और भाई कोई दिक्कत हो तो मैं हूं, एडिशन ऑफ फेजर, तो भाई ये कौन सी फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इनको एडिशन करना है, v1 प्लस v2 करना है, v1 प्लस के v2। तो हमने पढ़ रखा है कि v1 प्लस v2 का a1 प्लस के a2 और प्लस के ये क्या b1 प्लस के b2 j होता है। तो इसका a1 ये रहा और b1 ये रहा, इसका a2 ये रहा और b2 ये रहा, ठीक है। 5 और 2 7, और ये 3 है और ये माइनस के 4 है, तो यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा j, तो 7 माइनस j हो जाएगा बेसिकली। तो देख लो, या 1j कर लो, ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को? चलिए अच्छा, इजी है, बट मैंने बताया आपको बिना लेक्चर के तो चीजें दिक्कत करेंगी, और बिना कॉन्सेप्ट समझे तो ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। हाँ कर लोगे वैसे तो, नया उसमें 9th क्लास में ही पढ़ लेते हो आप कॉन्जुगेट वगैरह, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जिसने जरा सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसको चीजें आती होंगी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस के j4 इज, इसका कॉन्जुगेट पूछा है इसने, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसके, आपके पास बस इसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो 3 प्लस के माइनस के j4, क्लियर है। कॉन्जुगेट भी क्यों निकालते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भाई बहुत आते हैं, ठीक है, और ये लेक्चर में मैंने इनकी प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे करनी है, गुना भाग, किसको गुना करना है, किसको डिवाइड करना है, और किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, ठीक है। ये देखो कट ऑफ क्या हो सकती है बेटा, पता नहीं यार, मैं क्या बता दूं इस चीज़ में, मैं हमेशा कभी ढंग से जवाब दे नहीं पाता क्या कट ऑफ हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करते हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, है ना, पेपर किस लेवल का आया है। तो जब आएगी, पेपर आएगा, डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, तब आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं, अभी तो कुछ भी नहीं आया बेटा, ठीक है दीपक जी। चलिए अच्छा, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेजर, फेजर का मैंने बता रखा है, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं या तो पोलर फॉर्म में करेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, v1 दे रखा है ये, ठीक है, इसको मैं एंगल ए, इसको थीटा बोल देते हैं, थीटा 1 या कुछ भी बोल दो, इसको b थीटा 2 बोल दो। तो जब मैंने बता रखा है कि v1 गुना v2 करूंगा तो क्या फॉर्मूला, a गुना b, और यहाँ पे एंगल थीटा 1 प्लस के थीटा 2, ठीक है। मैं v भी ले सकता था, a b c d कुछ भी ले सकते हैं। तो कितना है भाई, a गुना b 2 गुना 3, इनकी मल्टीप्लीकेशन, और ये 45 प्लस के 30, तो ये 6 एंगल 75 आंसर। तो ये रहा, ठीक है। ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश हमने दोनों में दे रखे हैं, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे बुक्स में भी क्वेश्चंस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो हिंदी में लिख सकते ना, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन इस तरीके का भी सोचो, यहाँ केवल इसी का क्यों दिया, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन के साथ है, आपको बुक में मिलेंगे बेहतरीन एक तरीके से सारे क्वेश्चंस, और जो आते ही आते हैं आपके पास। तो भाई एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना बुक से क्वेश्चंस की, है ना, क्योंकि मैं तो 25 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 70 के आसपास के क्वेश्चन है बुक्स में, ठीक है। तो जैसे और भी हम मशीन के कराएंगे, उसमें 30-40 क्वेश्चन कराएंगे, 40 हम तो इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट वाले कराएंगे, लेकिन उसमें कम से कम डीसी जनरेटर में 350-400 क्वेश्चन है,
ठीक है, जब करोगे वो पता चलेगा आपको। चलो अब डिवीजन पूछा है इसने, तो सेम है डिवीजन। ये है आपके पास i इजकल टू इतना, z इजकल टू फेजर i इतना दे रखा, z तो भागफल बताइए इनका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, i दे रखा, z दे रखा, तो सिंपल सी बात है अगर मैं i अपॉन के z करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है। इस चीज से हमें लेना देना नहीं, इसने बोला इसका भाग 4/2, इसको a मान लो, इसको θ1 मान लो, इसको b मान लो, इसको θ2 मान लो, तो ये होता है a अपॉन के b और एंगल θ1 माइनस के θ2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 है इसका और माइनस के 30, तो 2 एंगल 30 आंसर। ये ऐसे है, देखो इनको रट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, गुना भाग आनी ही चाहिए, तभी होंगे। एक एक नंबर में आते हैं और बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इनमें बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है भाई, कोई गड़बड़ नहीं रहती है। चलिए अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, आपके पास देखिए ये आपके पास स्क्वायर ऑफ फेजर, इसका स्क्वायर बताना फेजर का आपको। ठीक है, कहने का मतलब भाई इसका मैं वर्क कर दूं तो क्या होगा, वर्क कर दो तो ये इंटू यही होगा 2 बार, तो सिंपल सी बात है 5 का स्क्वायर कर दो और इसको हम क्या कर दें 2 से गुना, या 45 + 45 2 गुना 45, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और एंगल 90 डिग्री है इसमें, 25 90, ऑप्शन ए, सारे ऑप्शन ए ही आ रहे इसमें। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट, क्यूब अंडर रूट, तो बेसिकली क्या है इसके पास भाई, इसका एक तरीके से क्यूब घनमूल पूछा है इसने, यानी कि 8 एंगल 60 का इसने ये पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, जो 8 है इसका तो वो करोगे 3 से, और जो 60 है आप डिवाइड कर दोगे 3 से, बता रखे, तो इसका तो 2 हो जाएगा और इसका 3 से काटोगे तो एंगल 20 हो जाएगा। ओके, तो 2 एंगल 20 देख लो कहां पर है, ए भी ऑप्शन ए है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई ये कुछ भी। ठीक है, इन आरसी एसी सर्किट में इंपीडेंस Z इजकल टू इतना है, तो ये बताओ, तुमने पढ़ रखा है Z इजकल टू R प्लस के JXC, और XC देखो यहाँ तो दे रखा, XC इजकल टू क्या होता है भाई आपके पास, XC 1 के 2 पाई FC, और 2 पाई FC या 1 के ओमेगा C, तो इसकी वैल्यू XC की वैल्यू में यहाँ पुट करूँ तो ये क्या हो गया R प्लस के, सॉरी इसमें तो आपके पास माइनस आता है, XC वाले में ना माइनस आता है। ठीक है, माइनस के J इंटू 1 के ओमेगा C, तो R माइनस के J ओमेगा C, ये रहता है आपके पास इम्पीडेंस Z। ठीक है, और इंडक्टर में XL आता है आपके पास, ओमेगा L आता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आता, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए इसमें सारे ए ही है ऑप्शन, बुक में भी ही होगा। खैर कोई बात नहीं, ए हो बी हो डी हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, है ना भाई। इसने पूछा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ इट्स का, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगी, अभी बताया था रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है भाई आपके पास, सिंपल सी बात है, पहले लिख लो ए प्लस के जे बी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है आपके पास। तो आपको क्या चीज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए इजकल टू अभी क्या पढ़ा था हमने, वी कोस थीटा, और बी इजकल टू अभी क्या पढ़ा था, वी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, ए की वी कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वी कितना दे रखा मैग्नीट्यूड 10 और कोस 60, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10 साइन 60। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 10 गुना 1/2 यानी कि 5, और इसकी वैल्यू 10 गुना साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, तो 5 काटा इसे। ठीक है, ये 5 इंटू 1.732, 17 पंजे 85, तो ये आ गया आपके पास 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 8.17 पंजे 85, तो 8.66 के आसपास आ गया वैल्यू।
ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ये बी की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपके पास, कितनी थी 5 प्लस के जे 8.66। सिंपल था। वहां पे क्वेश्चंस भी आएगा तो ऐसा आएगा जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, जो आमतौर पे आप डेली यूज करते ही करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्सन, सिंपल था। बाकी थ्योरी में बहुत अच्छे से बता रखा मैंने, यही वहां भी बता रखी है आपको। एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके पास। चलो भाई अब देखते हैं ये वाला सवाल। ये देखिए क्या कहता है, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन देखो इनमें है कुछ नहीं, सवाल में ज्यादा समय नहीं लगता, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर देता है। इंजीनियरिंग में ज्यादा शॉर्टकट चलते भी नहीं, जहां चलते हो बता देते हैं, है ना। इसने पूछा पावर ऑफ फेजर, जे की पावर 4 है, तो मुझे पता है यार जे की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1, तो 1 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताते तो ज्यादा बढ़िया रहता है भाई। चलिए भाई, आभासी शक्ति, आभासी एपेरेंट पावर। ओके, देखो भाई ये आपने पढ़ रखा पावर ट्रायंगल, ये पढ़ा होगा आपने, मैं बता दूं आपको, यहीं से 3-4 चीजें निकलेंगी आपके पास। इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, पावर ट्रायंगल में एक्टिव पावर दिख रहा है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। और इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर, ओ सॉरी आभासी एपेरेंट पावर, एपेरेंट पावर जिसको हिंदी में आभासी, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और इसको बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टिव पावर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से, पाइथागोरस से, एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करी जाए, एक्टिव पावर को हम बोलते हैं वी आई कोस फाई, और इसकी यूनिट होती है वाट, क्या होती है, वाट, ठीक है। और इसकी होती है आपके पास वी आई, तो वी आई होगी तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर, सॉरी वोल्ट, वोल्ट एम्पियर, वी की वोल्ट और करंट की एम्पियर, ये Q इक्वल टू वी आई साइन फाई, ठीक है। इसकी वोल्ट और एम्पियर, ठीक है, के वी ए आर, और ये रिएक्टिव पावर तो आर लगा देते हैं हम। तो कहीं कहीं पे आपके पास इस बुक को जो मेंशन रहता है, सॉरी इसमें के लगा देते हैं या एम्पियर रहता है, किलोवाट कर देते हैं इसको, के वी ए बोल देते हैं, या के वोल्ट एम्पियर के वी ए, और इसको बोल देते हैं के वी ए आर। क्लियर है भाई। तो आभासी शक्ति किससे दिखाते हैं हम, वी आई से, इससे। तो यहाँ से बहुत सारे एंगल बनते हैं, यहीं से पावर फैक्टर का फॉर्मूला बनता है आपके पास, कि पावर फैक्टर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपके पास यहीं से कोस फाई, ये कुछ भी दे सकता है आपको, क्या बन जाएगा, पी अपॉन के एस, ये भी आता है, या वाट अपॉन के वी ए, तो डिपेंड करता है उसने पूछा क्या है आपसे। क्लियर है भाई। चलिए देखो अगला वही है, कर दिया, अगला सवाल यही है, तो डाल रखा हमने भाई, क्योंकि पावर फैक्टर खाली आर अपॉन जेड की टर्म्स में नहीं आता, इसमें भी पूछ लेता है। और मैंने आपको एसी सर्किट में बता रखा है कि जरूरी नहीं कि पावर फैक्टर को आर अपॉन जेड से ही डिफाइन किया जाए, ठीक है। वो डिफाइन किया जाता है कोस एंगल बिटवीन द वोल्टेज और करंट, वो किसी भी रेशो में दिखा सकते हैं आप, ठीक है, वोल्टेज की टर्म में, करंट की टर्म्स में, ठीक है, यहाँ पे पावर की टर्म्स में, डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या है। चलिए अच्छा, पावर फैक्टर कोस फाई, तो अभी बताया मैंने इसी उससे भाई, है ना। यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है, पी है, कर्ण क्या है आपके पास, एस है, ठीक है, या बेस अपॉन के हाइपोटेनियस, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना। हमारे एक्सेंट में हिंदी आता है ज्यादा, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं भाई, तो पी अपॉन के एस, जैसी आदत होती है। हम अगर टेबल पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ने की आदत है ना, 2 1 2 नहीं कर पाते हम, 2 दूनी 4 वाले हैं हम। ओके चलिए खैर, लेकिन सीख गए यार इंग्लिश भी, है ना, इंग्लिश वालों के साथ रह रहे, इंजीनियरिंग है ही इंग्लिश में। चलिए अच्छा, इसने पूछा कि जे ओमेगा स्क्वायर, जो कि फेजर फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए जे ओमेगा
मुझे पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो गया, पुट द वैल्यू, है ना, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर। कुछ ही पूछेगा वो आपसे। आहा, ये सवाल बच्चों को बहुत कंफ्यूज भी करता है, और एक्चुअल में इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, दे देते हैं, लेकिन क्यों पता रहता है। और मैं बता दूं भाई, इस सवाल को देख के मुझे याद आता है बुक में बहुत मेहनत कर रखी है, बुक में बहुत मेहनत कर रखी है। जो चीज़ इस क्वेश्चन के लिए बताऊंगा वो सारी आपको बुक में रखी हुई मिलेगी, एग्जैक्ट ऐसे ही। ठीक है, अगर डाटा वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं वहाँ पे क्या डाटा वैल्यू ली हुई। कॉन्जुगेट VI, ठीक है, देता है, रियल पावर देता है, आंसर तो आपको पता है। अब देता क्यों है, देखो इसने बोला कि जब हम V इंटू आई करते हैं, बेसिकली पावर का फॉर्मूला है, लेकिन आई का हम क्या लेते हैं, ये साइन रहता है कॉन्जुगेट का। पावर कैलकुलेशन के लिए हम करंट का कॉन्जुगेट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, V इंटू आई भी तो कर सके हम, जब और जगह हम P इक्वल टू V इंटू आई ले रहे हैं हम, ठीक है, DC में, लेकिन AC में यहाँ पे कंजुगेट से इंटू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अब इसका सिंपल सा है कि इसमें आपको अगर ये नॉर्मली वाला लोगे ना आप, मान लो वोल्टेज आपके पास, देखो वोल्टेज आपके पास 10 एंगल 30 और करंट है आपके पास 2 एंगल 20 डिग्री, ये है। अगर मैं बिना उसके करूं, किसके बिना, उसके, या इसको ले लेते हैं हम -20, है ना, उससे ज्यादा, सॉरी 20 लेते हैं। अब देखो V इंटू आई करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 एंगल 30 गुना 20, यानी कि 20 एंगल 50। लेकिन रियलिटी में देखूं, अगर मैं, ये है एक रेफरेंस, ये है मेरे पास, ओके। अगर मैं रियलिटी में देखता हूं, रियलिटी का मतलब ये मेरे पास वोल्टेज का रेफरेंस है, जो कि है मेरे पास 2 एंगल 30 के आसपास यहाँ रहेगा, सॉरी 10 एंगल 30 यहाँ रहेगा। ये है आपके पास दूसरा, जो कि 2 एंगल 20 डिग्री रहेगा। तो दोनों के बीच में अगर मैं फेज एंगल की बात करूं, तो दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है आपके पास, 10 का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है। तो क्या सही है? नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्जुगेट लोगे, कॉन्जुगेट का मतलब, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आई का कॉन्जुगेट लोगे, तो आप आई का कॉन्जुगेट, आई स्टार से दिखाएंगे कॉन्जुगेट, तो 2 एंगल -20 दिखाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, देखना पेजर पे, तो ये तो है ही आपके पास, कितना है, 10 एंगल 30, ठीक है। और ये देखो कॉन्जुगेट का -20, तो ये आपके पास ओमेगा टी है या थीटा है, इस ये रेफरेंस लाइन है। तो अगर प्लस का 30 डिग्री ऊपर है, तो इसका माइनस का 20 डिग्री यहां बनेगा, माइनस का 20 डिग्री कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। अब देखना 30 ये 20 ये, तो एंगल कितना आ गया, 50। तो जब मैं इंटू भी करूंगा, V इंटू आई कॉन्जुगेट, तो कितना होगा भाई, ये 10 गुना 2 और एंगल कितना 30, क्या बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, कहां पर है, कहां था ये आपके पास, हाँ, ये 20 नहीं है, प्लस होना था, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड में कुछ उल्टा कर गया क्या यार, हम्म, 20 और 30 एंगल, हाँ 30 प्लस के जो है आपके पास 20, तो एंगल क्या है आपके पास यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ये कितना है 10, ये माइनस के 20 हो जाएगा ना, तो सॉरी 10 दूनी 20, और एंगल कितना है आपके पास 10। तो देखना 20 एंगल 10, ये एक्चुअल स्थिति को दिखा रहा है इसके। तो यहां से पावर आपकी रियल पावर निकल के आती है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है आपके पास ये एक्चुअल कंडीशंस, अगर मैं कंजुगेट लेता हूँ तो जब हम वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो पावर आती है वो रियल पावर निकल के आती है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। जबकि अगर मैं वैसे वाला लूंगा तो यहाँ पे फेज एंगल क्या आ रहा है आपका, गलत आ रहा है। रियलिटी में देखा जाए हम जब ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो आपके पास रियल में ये होना चाहिए, ठीक है। 30 ये है तो 20 ये है तो फेज एंगल आपके पास 10 डिग्री आना चाहिए, तो वो 10 डिग्री कॉन्जुगेट से इंटू करके ही आ रहा है। जबकि उसमें क्या बोलते हैं आपके पास, अगर नॉर्मल वाला लोगे तो उसमें नहीं आ रहा है। क्लियर, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो इससे तो ये वाला आता है आपके पास, ये वाला, ओके। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। तो इसलिए पावर निकालने के लिए पूछते हैं हम हमेशा कंजुगेट से इंटू करते हैं, क्योंकि सिंपल सा है आसान भाषा में कि उसके साथ अगर मैं कंजुगेट से इंटू नहीं करूंगा तो वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है वो करेक्ट नहीं बैठता है। तो करंट का जब मैं कंजुगेट लूंगा तभी एंगल की जो कैलकुलेशन है वो सही आती है। इसलिए सिर्फ कंजुगेट का इंटू हम पावर कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ना कि दूसरे चीज के लिए, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा सब्जेक्ट, तो वो ये वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, खैर पोर्शन है ना। बट ये मेरा ट्रस्ट है, जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे उनके बाद ये सारे क्वेश्चन धुआं धुआं कर दोगे आप, ये मेरा पूरा भरोसा है। कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखोगे तो, ठीक है। और वो एप्लीकेशंस पे है, ठीक है, खर्चा लगेगा उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इतने कम पैसे, इतने की तो फीस भी नहीं यार, इतना तो हमारी फीस तो आपके फॉर्म से भी कम है। चलिए, अच्छा क्या कह रहे हो कमेंट में। इसने पूछा कि व्हेन ए फेजर मल्टीप्लाइड बाय जे स्क्वायर इज रोटेट थ्रू J6 से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसने बोला कि भाई J को 6 से वो कर दिया, J की पावर 6 है, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि एक बार में J 90 डिग्री घूमता है, तो 6 में कितना घूमेगा, 6 नम 54, 540 डिग्री, ठीक है। तो 540 हो जाएगा, 340 यहाँ, फिर 90 है ना, 4 बार है, 5 बार 6, तो स्थिति यहाँ आएगी। पूछ भी लेता है कभी कभी, 360 घटा दो, बस सिंपल सी बात है, आपको एक्चुअल स्थिति आ जाएगी। तो टोटल कितना घुमा वो, 540। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। ए फेजर 2 एंगल 180 कैन एक्सप्रेस। तो भाई इसने बोला कि 2 एंगल 80, ये क्या होता है बेसिकली। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास ये है, किसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो 2 है, 2 एंगल 0 है मैग्नीट्यूड में, एंगल इसके इसमें तो निकालते हो आप रेफरेंस थीटा में, कुछ भी ले ले रेफरेंस। तो अगर मुझे 180 जाना होगा तो 180 डिग्री ये घूम गया आपके पास, 90 90, तो जितना मैग्नीट्यूड ये इतना, तो इससे मैं, ठीक है, माइनस को 2 लिखूंगा, ये प्लस है, तो सिंपल सी बात है, क्या है, 2 एंगल 180 में इसको भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन रिप्रेजेंट ना करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है भाई। भाई इससे 180 डिग्री वो है आपके पास, 2 एंगल, जैसे मैं मान लो मैं 2 एंगल 30 बताऊं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा 2 मैग्नीट्यूड और एंगल 30, एक मैग्नीट्यूड दिखाता है एक एंगल दिखाता है, ये तो चीज है। तो ये होता है आपके पास। अब 180 को सिंपल सी बात है, ये +2 है, तो इधर क्या आता है, ये वाला एक्सिस, अगर ये मेरे पास ये है, ये पॉजिटिव वाला है, तो क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव वाला। अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि मैं इसे -2 भी दिखा सकता हूं, ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से। तो -2, आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। भाई किस चीज को पॉजिटिव में दिखा रहा है, दूसरे को नेगेटिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। देखिए क्या कह रहा है भाई। इसने पूछा द वोल्टेज अप्लाइड इन अ सर्किट इज गिवन, ठीक है, ये है आपके पास 10 एंगल 60 वोल्ट्स, इट कैन बी रिटन एज। तो इसने बोला 100 एंगल 60 है, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो देखना भाई, 100 एंगल 60, मुझे पता है ये 0 डिग्री रेफरेंस रहता है, ये 90 डिग्री रहता है, ये 180
80 डिग्री रहता है, 270 रहता है, फिर ये 360 हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ले लेता 100 और एंगल 60, 90 है तो 60 कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, 100 एंगल 60। ठीक है भाई, तो ये है आपके पास। अब देखो इसने बोला है कि ये वाला है 60 डिग्री है, इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या 100 एंगल -60 लिख सकता हूँ इन्हें? क्या 100 एंगल 240 लिखता हूँ, या 100 एंगल माइनस के 300? अच्छा, मुझे अगर देखो सिंपल सी बात है, मुझे लिखना है कि 10 एंगल माइनस के 60 या 100 एंगल -60 कहाँ होगा? ये 0 है, इधर मेरे पास पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम, और इधर मेरे पास क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो अगर मुझे 160 दिखाना होगा तो माइनस के 160 कहाँ होगा, है ना? हाथ से बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल तो बनेगा नहीं, लेकिन कर लेते हैं। 100 एंगल माइनस के 60 यहाँ होगा। तो इधर को जा रहा हो तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ, इधर को जा रहा हो तो नेगेटिव। तो क्या मैं इस एंगल को यहाँ से चल के इस वाले एंगल को यहाँ से यहाँ तक नाप सकता हूँ? और ये कितना बनेगा? अगर ये -60 हो रहा तो ये माइनस का कितना हो गया, ये माइनस के 90 हो गया, ये माइनस के 180 हो गया इस डायरेक्शन में, और ये माइनस के 270 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 70 30 जाके माइनस के 300 हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया माइनस के 300 डिग्री। तो मैं एंगल उधर को ना लेके उल्टी दिशा में चला, तो 100, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस के 300 डिग्री लिख सकता हूँ भाई। मैं एंगल उधर को नहीं मेजर कर रहा, इधर को। तो इसे मैं किसके और क्या लिख सकता हूँ, 100 एंगल माइनस के 300। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। दोनों की वैल्यू बराबर है, मैं इसको 100 एंगल 60 बोल लूं या 100 एंगल माइनस के 60 बोल लूं, बात तो एक ही है भाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। चलिए भाई, इसने बोला कि क्वांटिटी है इतनी 2 प्लस के J2 कैन बी एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। तो ये क्या है, A प्लस के JB। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड होता है A² प्लस के B²। तो 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, तो हो गया 4 और 4 8। ठीक है, तो ये हो गया 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुना 2 और 2 √2। मैग्नीट्यूड आ गया। फेज एंगल क्या होता है, ठीक है, फेज एंगल होता है आपके पास थीटा इजकल टू tan इनवर्स B अपॉन के A। tan इनवर्स 2/2, और जो कि थीटा इजकल टू या फाई इजकल टू 45 डिग्री आएगा। तो बेसिकली क्या आ गया, 2 √2 एंगल 45। ठीक है, साफ पता चल रहा प्लस का J है तो इंडक्टिव होगा और एंगल पॉजिटिव आएगा। तो कितना हो गया, पॉजिटिव। कोई दिक्कत भाई यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की? हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखो ये क्वेश्चंस था, ये तो हमने पहले भी किए हैं इसके, है ना? सेम क्वेश्चन रिपीट, खैर कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए हो गया आपके पास। 5 एंगल 40 और 3 एंगल वो, तो 5 गुना 30 3, और एंगल 40 प्लस के 20 15 एंगल 60 है कोई? तो ऑप्शन बी। ज्यादा इस पे मैं टाइम समय लूंगा नहीं मैं, ठीक है आपके पास। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है कॉन्सेप्ट। चलो भाई, सारे क्वेश्चंस बुक में अवेलेबल है, और प्रैक्टिस करनी है तो बुक जरूर, और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर्स, बुक और रिवीजन, प्रैक्टिस और साथ में टेस्ट सीरीज, ये चीज़ तो लगा के देखनी है और करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा भाई। ठीक है, तीनों चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, लेक्चर्स, बुक, टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशंस पे। ठीक है, आज ही जाके एनरोल कर लीजिए आप। ठीक है, और जो भी जैसे मैं फेजर अलजेब्रा क्वेश्चन किए ना, एक बार फेजर अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ना, सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, फिर मशीन पढ़ना है, फिर पावर सिस्टम पढ़ना है। ये 3 चीजें सबसे पहले पढ़नी है, बाद में बाकी और सब्जेक्ट पढ़ने। ठीक है, उसी सीक्वेंस में मैंने कोर्स बना भी रखा है, उसी इसमें लगा रखा है जो चीज कब पढ़नी है। ओके, शुरू से लेके चलना। ठीक है, चलिए इसने पूछा है कि KVA बाय एन AC सर्किट गिवन 3 प्लस के J4
ठीक है, और द एक्टिव पावर ड्रॉ, तो एक्टिव पावर पूछा उसने भाई बेसिकली। एक्टिव पावर देखो, इसे अगर मैं ड्रॉ करूं, इससे सारा फेजर का ही तो खेल है। एक्टिव पावर हमारी यहाँ ड्रॉ होती थी, रिएक्टिव पावर यहाँ ड्रॉ होती थी ना। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, ये 3 हो गया प्लस के ये आपके पास J4 हो गया, तो इसको क्या बोलते थे, एक्टिव पावर बोलते थे ना एक्स एक्सिस पे हम। इसको रिएक्टिव पावर, और एपिरेंट निकालनी हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालनी हो तो। ठीक है, कुछ ही पूछ सकता है आपसे, इसकी एपिरेंट पावर बताओ। तो एक्टिव पावर कितनी है, एक्टिव पूछी ना इसने, गिवन इतने एक्टिव पावर, हाँ ठीक है। अगर वो रिएक्टिव पूछता तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये 5 हो जाना था। क्लियर है। रिएक्टिव पावर पूछता तो ये kVAR में होती है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होता। क्लियर है भाई, आ रही चीजें समझ में। चलो अच्छा, सीरीज सर्किट हैज R इजकल टू इतना, XL इजकल टू इतना, इट विल बी द एक्सप्रेस द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दर्शाना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है A प्लस के JB, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है या R, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये R प्लस के J XL होता है, R की वैल्यू 4 है और प्लस के J3 है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया आपके पास, देख लो कौन सा है, ऑप्शन C होगा। ठीक है, क्योंकि किस में है वो, इंडक्टर है, पॉजिटिव लेते हैं, कैपेसिटर होता तो नेगेटिव लेना था आपके पास। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन भाई फेजर अलजेब्रा के हमने सारे कर लिए हैं, और मैं बता दूं बुक में जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने यहाँ का सॉल्यूशन बता रखा है, चीजें ऐसे ही बुक में बता रखे हैं, सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन है। बहुत मेहनत कर रखी है बुक में, मतलब कि समय दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस बनाने में कम से कम आधा घंटा भी लगा है, क्योंकि उनको टाइप एंगल टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मेरे को एंगल वो ज़्यादा आता नहीं निकालना, और फिर बहुत सर्च करना पड़ता है, तब लिखना पड़ता है, तो समय लगता है। खैर तो लेकिन हाँ, आपको कंटेंट बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा, ना हाई है ना लो है, जितना आपके एग्जाम में आता है उतना ही है। एक बार पढ़ के देखोगे, आज ही प्रैक्टिस लगाना, PDF जिन बच्चों ने ले रखी है बुक्स, ठीक है, तो आज ही फेजर अलजेब्रा वाले टॉपिक पे जाना, उसके सारे क्वेश्चंस करके देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। आज मैंने तकरीबन 25 क्वेश्चंस के आसपास कराए हैं, उसमें 60-65 है। ठीक है, वो आप खुद करके देखना, और क्वेश्चन नहीं होंगे तो बोलना। तो एक बार लेक्चर देखना, फिर ये सीरीज देख लेना एक क्लास की जो प्रैक्टिस की है, फिर खुद से करना, देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना बेहतरीन होगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे कोर्स चाहते हैं वीडियो लेक्चर के जरिए, एप्लीकेशन पर कोर्स भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, जिनके पास कोर्स अवेलेबल है, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, वो क्यों लेंगे, तो आप बुक को मैं ज़रूर प्रीफर करूँगा। अगर आप कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो तो बुक ज़रूर ये करके देखना, और टेस्ट सीरीज भी, क्योंकि वो आपके लेवल की और बड़े अच्छे कंटेंट के साथ बनाई गई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, जिन बच्चों ने कहीं से नहीं लिया है, तो वो दो जगह टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी अपने अपने ऊपर डिपेंड है किसका समझ में आता है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो, चाहे AC सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं, उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, PDF हो गई आपके पास, E-बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके UKPSC का सॉल्यूशन है आपके पास, PDF की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की PDF कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी,
और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।